नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइमेट 4। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। प्राइमेट 4 में दिखाएंगे आपको वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन भरा है। नामांकन के बाद क्या बोले पीएम मोदी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मंडी के मैदान में कंगना ने कांग्रेस को कैसे खुला चैलेंज दिया और किस अंदाज में नॉमिनेशन करने के लिए कंगना रनौत पहुंची थी, दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ आंखों में आंसू, लड़खड़ाती जुबान, किस बात को याद करके रो पड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, ये बताऊंगा आपको। साथ ही साथ मुंबई में कातिल होर्डिंग का मालिक कैसे फरार हुआ है, कहां पुलिस तलाश कर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। एक खबर होगी आपके सामने, लेकिन पहले बड़ी खबर। पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन भरा है। नामांकन के वक्त 4 प्रस्तावक और सीएम योगी मौजूद रहे। शुभ मुहूर्त यानी पुष्प नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया गया। मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाऊं। नामांकन के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। उससे पहले जरा नामांकन की 5 तस्वीरें देखिए। नामांकन से पहले गंगा पूजन पीएम ने किया, काल भैरव के दर्शन पीएम ने किए, घाट की परिक्रमा पीएम ने की, नमो घाट पर पीएम मौजूद रहे और साथ ही साथ अपने प्रस्तावकों के साथ, सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ और मंत्री अश्विनी चौबे के साथ अपना नॉमिनेशन भरते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन नामांकन के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वाराणसी से नामांकन करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में काम की गति और ज्यादा तेज होगी। ये सोशल मीडिया साइट एक्स पे पीएम मोदी ने अपना संदेश दिया। अभी जरा 6 तस्वीरें आप देखिए। नामांकन की भव्यतम तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको देखने के लिए मिले। पीएम मोदी जब पहुंचे थे तो कल आपको वो रोड शो की तस्वीरें दिखाई थी। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम वहीं पर मौजूद थे। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हुए इन तस्वीरों का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है बताया था आपको। आज देखिए, नॉमिनेशन से पहले पीएम मोदी जब पहुंचे तो कैसे गंगा पूजन की, क्रूज पर पीएम मोदी ने सवारी की, नमो घाट पर मौजूद रहे, शक्ति प्रदर्शन के दौरान किया गया और कहा जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम नेता वहां पर मौजूद थे वो अपने आप में संदेश बता रहा था। लेकिन पीएम मोदी के नामांकन के समय वाराणसी में देश की कई सियासी हस्तियां मौजूद थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पहली तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम आदित्यनाथ योगी। लेकिन बानगी सिर्फ यहीं तक नहीं थी, पूरे एनडीए कुनबे के लोग वहां इकट्ठा थे पीएम मोदी के नॉमिनेशन के दौरान और करीब एनडीए कुनबे के 25 बड़े चेहरे, 25 बड़े नेता वहां मौजूद थे। नामांकन के बाद वाराणसी में पीएम मोदी ने संबोधन किया और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा बात की। कार्यकर्ताओं को मोदी ने जीत का मंत्र दिया और कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है पोलिंग बूथ। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन को उत्सव का दिन बनाना है, हर बूथ पर पहले से ज्यादा वोट हो, यह हमारा लक्ष्य है। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन हुआ है, बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता जो बोलना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा जो माहौल है, देश की जनता जिस तेजी के साथ, जिस खुशी के साथ सामने आकर वोट दे रही है, ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन, हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कौल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो कल वाराणसी में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कहा जाता पिछले 2 दिनों से काशी पीएम मोदी के रंग में पूरी तरीके से डूबी है। आपको बताऊं कि 2014 में पीएम मोदी ने 3,71,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 में अंतर और बढ़ा और पीएम मोदी ने 4,79,000 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन इस बार लोगों का मानना है कि पीएम मोदी पिछले दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं।
तो वहीं रुड़की के कलियर शरीफ में पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी गई। मुस्लिम समुदाय ने वहां चादर चढ़ाई, साथ ही साबिर साहब की दरगाह पर एक बार फिर सरकार में आने को लेकर दुआ की। इस दौरान कव्वाली भी पेश की गई, वो झलकियां आपको दिखा दें। तो वहीं मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, कंगना ने दावा किया नामांकन भरते हुए। मंडी से कंगना रनौत ने नामांकन किया और कहा कि बीजेपी की मंडी में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इस दौरान कंगना रनौत ने शहर भर में मेगा रोड शो भी निकाला। आज मैंने जो है मंडी जाता है वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्य वक्ता हो गए हैं। भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी के लिए बीजेपी का ग्राफ लगातार चुनाव के चरण दर चरण गिरता जा रहा है। जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। तो टाइम्स ऑफ भारत से प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की इच्छा फिजूल के मुद्दों को लाने की थी। पीएम बीजेपी नेता असली मुद्दों पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि 2 चुनाव में देश की जनता ये सब देख चुकी है। देश अब बदलाव चाहता है, बीजेपी घबराई है, जनता परेशान है, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रियंका गांधी जी हमारे साथ है। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रचार में जुटी हुई है। मैम, लगभग आधा इलेक्शन बीत गया है, तो कांग्रेस की जो सत्ता से दूरी है कितना कम हुई है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है, आप क्या टटोल? मेरे ख्याल से बीजेपी की इच्छा थी कि ये चुनाव भी फिजूल के मुद्दों पे लड़ा जाए। रोज रोज प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने भी इनके कार्यकर्ता और इनके नेता हैं, बस फिजूल के मुद्दे उठाते रहते हैं। कभी कहते हैं भैंस चुराएंगे, कभी कुछ और कहते हैं। तो ये आज क्या हो रहा है कि ये चल नहीं रहा है। जनता ने ये देख लिया, 10 सालों से 2 चुनाव देख लिए हैं। 2 चुनाव में विश्वास दे दिया आपको, आप सारी उम्मीद आपके ऊपर रख ली और कुछ हुआ नहीं। अब जनता कह रही है कि भाई तीसरा चुनाव हम इस पे नहीं लड़वाएंगे, हमें महंगाई बेरोजगारी पे ये चुनाव लड़वाने हैं। और जनता एक तरह से मजबूर कर रही है इनको, क्योंकि अब जो इनके भाषण हैं थोड़े से ये मुझे तो लगता है कि घबराए हुए हैं, जवाब देने लग रहे हैं, समझाने लग रहे हैं। क्योंकि जनता कह रही है भाई बेरोजगारी है इतनी, देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, महंगाई इतनी है, हमारी कमाई पूरी नहीं हो रही है। और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुलझाओ, आप कहीं और की बात कर रहे हैं। जनता कह रही है हमें तो अपनी समस्याओं का रेजोल्यूशन चाहिए ना। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी की स्थिति है वो कमजोर है, कांग्रेस लीड कर रही है जो 4 फेज बीते? देखिए, कमजोरी और लीड की मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस बार जनता कह रही है कि देखो हमारी मुसीबतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे जीवन में इन 10 सालों में तरक्की नहीं आई है। और इसी बीच अहम अपडेट ये कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के स्टालवार्ड नेता सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बिहार बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिश्ते हम लोगों के थे वो बेहद अच्छे थे, और आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और उनके पूरे परिजनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। बड़ी खबर इसी वक्त यह भी है कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ है रांची कैश केस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी की स्पेशल टीम पूछताछ में जुटी है। 12 मई को ईडी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जब्त किया था, और जब्त किया गया था मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर से पूरा कैश बरामद किया गया था। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने वो तस्वीरें, वो खबर आपको दिखाई थी, और इस मामले में अब पूछताछ ईडी की लगातार जारी है। तो वहीं दिल्ली के पहाड़गंज से हाई प्रोफाइल चोर गिरफ्तार किया गया। फ्लाइट में गहने और महंगे सामानों की चोरी करता था। चोर के पास से लाखों के आभूषण बरामद हुई। एक साल में 200 फ्लाइट्स में यात्रा कर चुका था। बुजुर्ग महिलाओं को यह चोर निशाना बनाता था, और अब पुलिस की पकड़ में आ चुका है। आगे दिखाएंगे आपको कातिल होर्डिंग का मालिक फरार, कहां तलाश है कि पहले देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की नारायणपुर बखरूपारा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 3 गोली विक्रम बैस को मारी, जिसमें एक गोली विक्रम बैस के सिर में और दूसरी उनके पेट और तीसरी सीने में लगी। विक्रम बैस ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद पर थे, और इस हत्या के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। ओडिशा के बहरामपुर में नेताओं के बीच मारपीट हुई है। यहां बीजेपी उम्मीदवार और निर्दलीय विधायक आपस में भिड़ गए। ईवीएम और बूथ में धांधली वाले मुद्दे को लेकर पहले दोनों के बीच बहस हुई, उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। विधायक के समर्थकों पर पथराव करने का भी आरोप है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए लाठीचार्ज भी किया है। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता की एमआईएम कार्यकर्ताओं से बहस हो गई। जानकारी के मुताबिक सड़क के बीच में ही यह बहस काफी देर तक चलती रही, जिसके बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थक भी आपस में बहस करने लगे। बताया जा रहा है कि माधवीलता प्रचार के लिए जा रही थी, तभी उनके सामने एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराया। चंडीगढ़ के इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले मनीष तिवारी के समर्थकों ने बड़ी रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए साथ चल रहे थे। खुली जीप में मनीष तिवारी के साथ इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। दिल्ली में बीजेपी के पार्षदों ने प्रदर्शन किया है। पार्षदों का ये प्रदर्शन एमसीडी के सिविक सेंटर में हुआ, जिसमें बीजेपी के पार्षदों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के पार्षद जमकर हंगामा करते नजर आए। दिल्ली में बीजेपी के पार्षद एमसीडी में दलित मेयर की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और बात मुंबई के कातिल होर्डिंग मामले की, जहां घाटकोपर होर्डिंग मामले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। होर्डिंग गिरने से 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग हादसे के बाद बीएमसी एक्शन में है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी होर्डिंग्स हटाने के आदेश दे दिए गए। ये 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो पहली जो तस्वीर है वो कल की तस्वीर है। तेज हवा के बाद, आंधी के बाद ये होर्डिंग गिरी, जिसमें 14 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से अचानक से यह हादसा होता है, लोग समझ तक नहीं पाते कि हुआ क्या। ये आज की तस्वीरें हैं जहां अभी भी गाड़ियां होर्डिंग्स के नीचे दबी हुई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बीएमसी एक्शन में आई। न सिर्फ होर्डिंग लगाने वाले कंपनियों के मालिकों का पता किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ सारे होर्डिंग्स हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बीच अवैध होर्डिंग पर बीएमसी ने एक्शन लिया। ईगो मीडिया को बीएमसी ने नोटिस भेजा। लगभग 6 करोड़ 13 लाख रुपए का बकाया भरने का नोटिस भेजा। बीते 2 सालों से अवैध होर्डिंग लगातार लगाए जा रहे थे। 6 करोड़ 13 लाख रुपए बकाया थे, वो बकाया वसूलने का नोटिस है। लेकिन
इंतजार ये भी है कि जो होर्डिंग इस तरीके से गिरे उसके लिए बीएमसी क्या एक्शन लेता है। तो मुंबई में तूफान से कैसे तबाही मची, आपके लिए 6 तस्वीरें दिखाते हैं जरा। घाटकोपर में 100 फीट का बिलबोर्ड गिरने से हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के ऊपर होर्डिंग गिरने से गाड़ियां दब गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये 6 तस्वीरें जरा देखिए आप। ये 7 तस्वीरें देखिए। मुंबई में अचानक मौसम बदलता है, तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं, आंधी चलती हैं, होर्डिंग गिरते हैं, 14 लोगों की मौत हो जाती है। मेटल टावर गिरता है तो हादसा होता है, वहां पर गाड़ियां दब जाती हैं, जगह जगह पेड़ गिर जाते हैं। धूल भरी आंधी से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट तक की उड़ानों पर असर पड़ा है। कई उड़ानें डिले हुई तो कहीं को कैंसिल करना पड़ा। तो उधर जैसी तस्वीरें सामने तबाही की, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। लेकिन इस पूरे मामले में ईगो मीडिया कंपनी जो है उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। मालिक का नाम बताया जा रहा है भावेश भिंडे, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। भावेश पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। घटना के बाद से आरोपी भावेश भिंडे जो ईगो कंपनी का मालिक है, ईगो कंपनी वो जो होर्डिंग लगाती थी, वो फरार है। आरोपी भावेश से फिलहाल पुलिस का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मामले में पंतनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर जो है ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भावेश भिंडे और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 337, 338 और 34 इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से सामने है, जहां अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट से नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं उनकी बेटी नुसरत ने भी वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। बड़ी बात यह है कि नामांकन के दौरान मुख्तार के छोटे बेटे उमर वहां मौजूद रहा। इससे पहले खबरें यह थी कि राजनीतिक विरासत को लेकर के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन नामांकन के दौरान पूरा परिवार एक दिखा। राजनीतिक मजबूरियां या फिर परस्पर सहयोग, भारी क्या रहा, प्रमुख क्या है, ये बहुत जल्द सामने आएगा चुनाव प्रचार के दौरान भी। आज नामांकन करने आए हैं और मैं लेके आया हूं अपनी बड़ी बहन नुसरत आपा को और अफजाल बाबा को, और लब्बैक आगे कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि नामांकन होगा और गाजीपुर की जनता तीसरी बार इतिहास बनाने जा रही है। स्वाति मालीवाल मामले पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पहुंची थी। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की। सीएम ने घटना को गंभीरता से लिया और केजरीवाल जी विभव पर सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीर